नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोने प्रवक्ता इतिहास आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास पढ़ रहे हैं। बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे और आज अपने जो अध्ययन का टॉपिक है वो जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति के बाद के किसान विद्रोह। 1857 के बाद के किसान विद्रोह, यह इसका चैप्टर सेकंड है, पार्ट सेकंड। हमने 1857 की क्रांति के बाद का जो किसान विद्रोह है उनमें हमने कल पढ़ा था बिचौलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, 3 पढ़े थे। और इसके आगे हम थोड़ा सा उससे पहले किसानों की क्या स्थिति थी उसका भी थोड़ा सा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और उसके बाद नील आंदोलन पढ़ेंगे। क्लियर? तो उससे पहले हम किसानों की जो स्थिति है ब्रिटिश शासनकाल में उसका थोड़ा सा विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश आर्थिक नीति थी। उसकी वजह से ये जो किसान आंदोलन हुए 1857 के बाद, क्रांति से पहले भी जहां आर्थिक शोषण हो रहा था, किंतु महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद उसका जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है उसको, घोषणा में भी ये बात कही गई थी कि किसी का शोषण नहीं होगा, नहीं ब्रिटिश राज्य अब आगे साम्राज्य विस्तार करेगा। उसकी आर्थिक नीति में क्या परिवर्तन आए, घोषणा नाम मात्र की थी, परिवर्तन कुछ भी नहीं आए और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप समय समय पर जो किसान विद्रोह हुए उनका अध्ययन हम करेंगे। ब्रिटिश विजय का भारत पर स्पष्ट और गहरा आर्थिक प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था का शायद ही ऐसा कोई पहलू रहा जिसमें अच्छी या बुरी दिशा में पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में परिवर्तन नहीं हुआ। परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन, यानी परंपरागत जो उद्योग धंधे थे, कुटीर उद्योग थे, उनका पतन हो गया। अंग्रेजों ने जो भारत में आर्थिक नीतियां अपनाई उनसे भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया। यानी ब्रिटिश शासन ने जो भारत में आर्थिक नीतियां अपनाई जिससे भारत का जो उत्पादन था या कुटीर उद्योग थे उनका औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरण हो गया। यानी अब वही माल प्रोडक्ट होता था जो ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए हितकर था, जिसके स्वरूप और ढांचे का निर्धारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार हुआ। यानी कोई भी उद्योग अगर लगेगा तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था उपनिवेश के अनुसार ही लगेगा। इस दृष्टि से ब्रिटिश विजय पहले की सभी विदेशी जातियों से भिन्न थी। पहले के सभी विजेता भारतीय राजनीति शक्तियों को उखाड़ फेंका, मगर उन्होंने देश के आर्थिक ढांचे में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किए। वे धीरे धीरे भारतीय राजनीति तथा आर्थिक जीवन का भाग बन गए। किसान यानी भारत पर ब्रिटिश शासन से पूर्व जिन बारी आक्रांताओं ने अधिकार किया, उन्होंने यहाँ की जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसको उखाड़ फेंका और वह यहीं आकर बस गए। किंतु ब्रिटिश जो थे वह यहाँ आकर नहीं बसे और वह यहाँ से जो कमाया वो इंग्लैंड भेज दिया। परिवर्तन हुए, वे धीरे धीरे भारतीय राजनीति तथा आर्थिक जीवन का भाग बन गए। किसान, दस्तकार और व्यापारी अपनी जिंदगी पहले की तरह ही जीते थे। स्वावलंबी ग्राम अर्थव्यवस्था की बुनियाद आर्थिक बनावट को सदा बनाए रखा। शासकों के बदलने का मतलब था उन कर्मचारियों में परिवर्तन जो किसानों से अधिशेष वसूल करते थे। यानी शासक अगर बदला तो बदलेंगे सिर्फ कर्मचारी, गांव की अर्थव्यवस्था नहीं बदली। वह कर्मचारी राजा दूसरा नियुक्त कर देता, वही मालगुजारी वसूल करता, लैंड रेवेन्यू भू राजस्व वसूल करता था। मगर ब्रिटिश विजेता बिल्कुल भिन्न थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत ढांचे को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। यानी ब्रिटिश इस मामले में अलग थे और उन्होंने जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया। इसके अलावा वे कभी भी भारतीय जीवन का अभिन्न अंग नहीं बन सके। साथ ही जो अंग्रेज थे वो भारतीय जनजीवन का कभी भी अंग नहीं बन सके। वह भारत पर रुकना ही नहीं चाहते थे। वह तो सिर्फ यहाँ व्यापार करने आए थे और अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह येन केन प्रकार भारतीयों का शोषण करना चाह रहे थे।
अतः जो परंपरागत भारत में जो कुटीर उद्योग थे उनका नाश उन्होंने कर दिया, क्योंकि वह सिर्फ अपने फायदे के लिए ही उनका उपयोग में लाना चाहते थे। वहीं गांव स्वावलंबी थे, वह नहीं रहे, वे भारत में हमेशा विदेशी बने रहे, भारतीय संसाधनों का उपयोग करते रहे और भारतीय समृद्धि को नजरानी के रूप में ले जाते रहे। यानी भारतीय समृद्धि को वह नजरानी के रूप में ले गए, यानी इतना उपहार घूस लिया, भ्रष्टाचार किया और भारत को जो सोने की चिड़िया थी उसको अकाल और दुर्भिक्षा में धकेल दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश व्यापार और उद्योगों के हितों के ध्यान करने के अनेक व विविध परिणाम हुए। दस्तकारों और शिल्पकारों की बर्बादी हो गई। शहरी हस्तशिल्पों का एकाएक बहुत जल्द पतन हो गया। इन शिल्पों के कारण भारत का समूची सभ्य और दुनिया में शताब्दियों से लिया जाता रहा था। यानी इन शिल्पों के कारण भारत का नाम शताब्दियों तक विश्व अर्थव्यवस्था में, विश्व जगत में लिया जाता रहा, दशकों तक, शताब्दियों तक। इसके पतन का मुख्य कारण था इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीनों द्वारा बनाई गई सस्ती वस्तुओं के साथ प्रतिद्वंदिता। यानी भारतीय जो शिल्पकारी थे वो हाथ से काम करते थे, वहीं ब्रिटिश दस्तकारियों ने क्या मशीनों से काम करना शुरू कर दिया और वह मशीनें भारत में लगाई साथ ही इंग्लैंड में वृहद स्तर पर उत्पादन हुआ और वह माल तैयार भारत में आने लगा, जिससे ये जो शिल्पी हैं यह उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। जैसा कि हम देख चुके हैं कि अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार नीति भारत पर लाभ दी। यानी एक तरफा मुक्त नीति, यानी अंग्रेज अगर भारत में व्यापार करेगा तो उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा, वहीं अगर भारतीय व्यापार करेगा तो उससे टैक्स लिया जाएगा। एक तरफा शुल्क नीति लाद दी गई। ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं विशेषकर सूती वस्त्र की तुरंत बड़ी भरमार हो गई। यानी ब्रिटिश वस्त्रों की तो भारत में भरमार हो गई। आदिम तरीकों से बनी भारतीय वस्तुएं भाप से चलने वाली शक्तिशाली मशीनों द्वारा बड़े बड़े पैमानों पर बनाई गई। यानी आदिम तरीकों से जो वस्तुएं भारत में बनती थी, अब उनको भाप के इंजन से चलने वाली मशीनों से वृहद स्तर पर तैयार कर दिया गया। जो वस्तुएं की प्रतिद्वंदा में नहीं टिक सकी, अतः वह भारतीय जो कुटीर उद्योग थे, शिल्पकारी थे, दस्तकारी थे, वह उसकी प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाए। भारतीय उद्योग विशेषकर ग्रामीण दस्तकार उद्योग की बर्बादी, रेलवे के बनते ही काफ़ी तेजी से विकास हुए। रेलवे द्वारा ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं के देश के सुदूर गांवों में पहुंचने परंपरागत उद्योगों की जड़ें हिलाने में सहायता मिली। यानी रेल विशेषकर इसका तेजी से विस्तार हुआ। इसके तेजी से विस्तार होने से ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं थी वो गांव तक पहुंची तो उन्होंने जो गांव में कुटीर उद्योग थे उनको, उनकी जो जड़ें थी उनको हिलाकर रख दी। यानी अब वह उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे थे तो वो ब्रिटिश उद्योग थे। भारतीयों को उन्होंने उद्योगों का हाथ सरने दिया। जैसा कि अमीरी लेखक बुकानन ने लिखा है, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव की कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया। यानी जो अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव का जो कवच था उसको इस्पात के रेल ने बेध दिया, यानी उसको निशाना बना दिया। उसकी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। यानी गांव की जो स्वावलंबी वाली बात थी उसकी प्राण शक्ति को भी क्षीण कर दिया, यानी उसे मृतप्राय अवस्था में पहुंचा दिया। सूत कातने तथा सूती कपड़ा बुनने के उद्योग को सबसे अधिक धक्का लगा। सूत कातने और सूती कपड़ा बुनने वाले उद्योग को सबसे अधिक धक्का लगा, क्योंकि पहले ये कपड़ा हाथ से बनाया जाता था और मशीनों द्वारा तैयार किया जाने लगा। अतः ज़्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ी नहीं और वह कपड़े भी वृहद मात्रा में तैयार होकर भारतीय बाजारों में आ गए। इससे इसमें जो काम करने वाले लोग थे, इसके काम में जो व्यापारी लगे हुए थे, सबका विनाश हो गया। रेशमी तथा ऊनी वस्त्र उद्योगों की हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। यानी रेशमी और ऊनी जो वस्त्र थे इनकी भी हालत कोई अच्छी नहीं थी। लोहा, मिट्टी के बर्तन, शीशा, कागज, धातु, बंदूकें, जहाजरानी, तेल घानी, चमड़ा शोधन और रंगाई उद्योग की हालत और बुरी हो गई, क्योंकि इन सभी उद्योगों में मशीनीकरण आ गया। अंग्रेजों ने इसमें भी अपने फायदे की बात सोची और इनमें उद्योगीकरण की शुरुआत कर दी, ताकि ये जो कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे बर्तन बनाना, मिट्टी के, शीशा, कागज, धातु, तेल की गानी, चमड़ा शोधन, रंगाई उद्योग आदि निम्न स्तर पर पहुंच गए। विदेशी वस्तुओं की भरमार के अलावा कुछ अन्य कारक भी थे
जिसका जन्म ब्रिटिश जाति के कारण हुआ। यानी इसके अलावा भी और अन्य कारण थे जिसका नाम जन्म ब्रिटिश जाति के कारण हुआ और जिन्होंने भारतीय उद्योगों के विनाश में योगदान दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारी ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल के दस्तकारों पर अत्याचार किए। यानी जो दस्तकारी का कार्य कर रहे थे उन पर अत्याचार किए ब्रिटिश शासकों ने। जो अधिकारी थे उन्हें दस्तकारों को अपनी वस्तुएं बाजारी कीमत से कम पर बेचने तथा वस्तुओं सेवाओं को उचित प्रचलित मजदूरी से कम देने के लिए मजबूर किया। यानी उनको जो उनके द्वारा जो बंगाल के जो दस्तकार थे उनको ये कहा गया कि आप अपनी वस्तुओं को कम दामों में बेचेंगे और हम आपसे कम दामों में ये चीज़ें खरीदेंगे और इसके लिए उनको बाध्य किया गया, उनको मारा पीटा गया। उन्होंने अनेक दस्तकारों को अपने पुश्तैनी पेशे छोड़ने के लिए विवश किया। यानी जो दस्तकार आज भी उस समय जो शानदार काम कर रहे थे, सुंदर काम कर रहे थे, उनको उस पेशे को छोड़ने से मजबूर किया गया और उनके अंगूठे भी कटवा दिए जिससे यह पुश्तैनी काम इनके साथ ही समाप्त हो जाए। सामान्यतः कंपनी द्वारा निर्यात को दिए गए प्रोत्साहन से भारतीय हस्तशिल्पी को फायदा होता था, मगर इस पर अत्याचार के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यानी पहले जहाँ दस्तकारों को फायदा होता था तो ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पर अत्याचार किए, इनके अंगूठे कटवा दिए और जिससे इस उद्योग का विनाश होना निश्चित हो गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए उच्च आयात शुल्कों तथा अन्य प्रतिबंधों और उनके साथ ही ब्रिटेन में आधुनिक विनिर्माण उद्योगों के विकास के फलस्वरूप यूरोपीय बाजार के दरवाजे भारतीय निर्मित वस्तुओं के लिए बंद हो गए। यानी अब जो भारतीय निर्मित वस्तुएं थी वो यूरोप में नहीं बिक सकती थी क्योंकि वहाँ पर उन पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया हो गए। भारतीय शासकों और उनके राज दरबारों के जो शहरी हस्तशिल्पी की वस्तुओं के मुख्य ग्राहक थे धीरे धीरे लुप्त हो जाने से भी इन उद्योगों को धक्का लगा। जैसे भारत में पहले जो राजा महाराजा थे, दरबार के अधिकारी थे, शाही कर्मचारी थे, वह इन दस्तकारियों के मुख्य ग्राहक हुआ करते थे। अब यह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं ही खरीदने लगे, जिससे ये जो उद्योगों को संरक्षण दिया करते थे वह नहीं दे पाए और उनके ये जो खरीदार है वो इनको खरीदना नहीं चाहते थे। अतः इस उद्योग का विनाश होना निश्चित था। उदाहरण के लिए सैनिक हथियारों का उत्पादन पूरी तरह भारतीय राज्यों पर निर्भर था। यानी जो सैनिक सामान था वो पूरी तरह भारतीय राज्यों पर ही निर्भर था। राजा अंग्रेज अपने सारे सैनिकों और अन्य सरकारी सामान ब्रिटेन से खरीदते थे। यानी भारतीय राजा भारतीयों से ही माल निर्मित करवाते थे, तो वहीं अंग्रेज जो भी सैनिक वस्तुएं हैं वो ब्रिटेन से ही खरीदते थे। इसके अलावा शासक वर्ग के रूप में भारतीय शासकों और कुलीन पुरुषों का स्थान ब्रिटिश अधिकारियों तथा सैनिक अफसरों ने ले लिया। यानी भारतीय जो राजा महाराजा थे, अधिकारी थे, उनका स्थान अब ब्रिटिश लोगों ने ले लिया। उन्होंने बिल्कुल निरपवाद रूप से अपने देश के उत्पादन को अपनाया और उन्होंने अपने देश में उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनको ही चुना। कच्चे माल को निर्यात करने की ब्रिटिश नीति से भी भारतीय हस्तशिल्पी को धक्का लगा, क्योंकि कपास और चमड़े जैसे कच्चे माल की कीमत चढ़ गई। यानी ब्रिटिश लोगों ने कच्चे माल की आपूर्ति कपास और चमड़े को भारत से खरीदना शुरू कर दिया, जिससे इनकी कीमतें चढ़ गई और ये इनसे जुल्म करके कम दामों पर खरीदते थे। इससे हस्तशिल्पियों की वस्तुओं की लागत बढ़ गई तथा विदेशों के साथ प्रतियोगिता में ठहरने की उनकी क्षमता घट गई। अतः वह उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए और इस उद्योग से उन्हें भी हाथ धोना पड़ा। भारतीय हस्तशिल्पी की तबाही उन शहरों की तबाही के रूप में सामने आई जो अपनी निर्मित वस्तुओं के लिए मशहूर थे। यानी भारतीय शिल्पों की तबाही उन शहरों की तबाही में सामने आई जो भारतीय शहरों इन वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे। यानी कहीं का मलमल अगर प्रसिद्ध था तो वही तबाह हो गया, पूरा शहर, वो शहर ही तबाह हो गया और वह शहर जो उस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था। जो शहर युद्ध तथा लूट खसोट के विध्वंस के बाद भी टिके रहे थे वे ब्रिटिश विजय के कारण जिंदा नहीं रह सके। यानी जो शहर बचे भी थे तो ब्रिटिश के कारण जिंदा नहीं रह सके। ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद और कई अन्य घनी आबादी वाले समृद्ध औद्योगिक केंद्र जन शून्य हो गए। यानी अंग्रेजों ने यहाँ पर रहने तक पर उन पर अत्याचार किए, अतः वह जन शून्य हो गए और खंडर बन गए। 19वीं शताब्दी के अंत तक नगर की जनसंख्या मुश्किल से 10% रह गई। यानी जहाँ
1 लाख लोग रहते थे, वहाँ 10,000 लोग ही रहने लगे। यानी इतने लोग उद्योगों को छोड़कर, शहर को छोड़कर चले गए, शहरों को वीरान कर दिया अंग्रेजों ने। तथा गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने लिखा, इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के विशाल मैदानों को विरंजित कर रही है। यानी इतनी लूट और इतनी खसोट की गई भारतीयों की कि भारतीयों की हड्डियां तक निकल गई और वह सड़कों पर, शहरों में यूं की यूं पड़ी हुई। गिद्ध उन्हें खाने के लिए तैयार बैठे, खाकर छोड़ चुके हैं। इतनी हड्डियां, इतने लोग मारे गए। और विलियम बेंटिक ने भी इसकी निंदा की। क्या शायद इस पृथ्वी पर ऐसी कोई सरकार रही होगी जिसने इस तरह का कोई काम किया होगा। इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारतीयों के मैदानों को विरंजित कर रही है। यानी भरी पड़ी है भारतीय बुनकरों की हड्डियां मैदानों में, और गिद्ध उनको नोच नोच कर खा चुके थे। यह महाविपदा इस कारण भी बढ़ गई कि युद्ध उपरांत उद्योगों के पतन के साथ ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप की तरह आधुनिक मशीनों उद्योगों का विकास नहीं हुआ, क्योंकि इन जगहों पर उद्योगों का विनाश हुआ किंतु नए उद्योगों की स्थापना नहीं की गई थी। फलस्वरूप तबाह हस्तशिल्पी और दस्तकार वैकल्पिक रोजगार पाने में असफल रहे। यानी उनको उनकी एवज में कोई रोजगार नहीं मिला। हस्तशिल्पी दस्तकारों ने अगर कोई अपने उद्योगों को छोड़ा तो उन्हें नए रोजगार के अवसर नहीं प्राप्त हुए, जिससे वह अकारण ही मौत की बलि चढ़ गए। उनके सामने एक ही रास्ता था, कृषि को अपनाना। इसके अलावा ब्रिटिश शासन ने गांवों में आर्थिक जीवन के संतुलन को बिगाड़ दिया। ग्रामीण शिल्पी को धीरे धीरे विनाश ने ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा घरेलू उद्योगों की एकता को तोड़ दिया और इस प्रकार स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विनाश में योगदान दिया। यानी अंग्रेजों ने स्वावलंबी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप करके उसकी सारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, शिल्पों के काम को चौपट कर दिया, कृषि के काम को चौपट कर दिया। एक तरह से इनके विनाश में ब्रिटिश शासन ने पूरा योगदान दिया। करोड़ों किसानों को जो अंशकालिक कटाई और बुनाई द्वारा अपनी आय पूरा करते थे, अब मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहना पड़ा। दूसरी ओर करोड़ों दस्तकार अपनी परंपरागत आजीविका को खो बैठे तथा खेतिहर मजदूर या छोटे काश्तकार बन गए। जो बड़े बड़े कृषक थे, काम करते थे खेतों में, अब वह नाम मात्र के कृषक रह गए। उनके पास छोटे खेत थे, इस कारण जमीन पर बोझ बढ़ा। यानी इन दस्तकारों के सर्वनाश से जमीन पर भी बोझ बढ़ा। इस प्रकार ब्रिटिश जीत के कारण देश में अवौद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और कृषि पर उद्योगों की निर्भरता बढ़ी। यानी कृषि पर लोगों की निर्भरता बढ़ी। पहले के काल में के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, मगर जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार 1901 से 1944 के बीच कृषि पर निर्भर जनसंख्या का 63.7% से बढ़कर 70% हो गया। यानी जैसे जैसे उद्योग तबाह हुए, जहाँ जनसंख्या का 63% कृषि पर निर्भर था, वह अब 70% हो गया। यानी अमूमन लोग कृषि करने लग गए। कृषि पर बढ़ता हुआ यह दबाव ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की घोर गरीबी के मुख्य कारण में से एक था। वस्तुतः अब औद्योगिक ब्रिटेन का एक कृषि उपनिवेश बन गया। यानी जो उद्योगों के लिए उपनिवेश बनाया गया था भारत को, वह अब कृषि का उपनिवेश बन गया, जो भारतीयों के लिए बहुत ही घातक इसके परिणाम हुए। ब्रिटेन को भारत की आवश्यकता अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में थी। यानी भारत का वह उपयोग, अपने जो उद्योग लगे हुए थे मैनचेस्टर में और कहीं, तो उनके लिए कच्चा माल उत्पादन करने के लिए भारत का उपयोग किया गया। भारत सदियों से सूती वस्त्रों का संसार का सबसे बड़ा निर्यातक था। यानी भारत जहां एक समय में संसार का सबसे बड़ा निर्यातक था सूती वस्त्र उद्योग में, और विश्व में कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर पा रहा था, मगर अब वह ब्रिटिश सूती उत्पादन का आयात करने वाला तथा कपास का निर्यात करने वाला देश बन गया। यानी सूती वस्त्र अब भारत में आने लगे और कपास का निर्यात किया जाने लगा। जहाँ जिस वस्तु की जरूरत थी नहीं थी, उस वस्तु की जरूरत पड़ने लग गई। यानी भारत जो विश्व को अपने वस्त्र बेचता था, अब ये स्थिति हो गई कि ब्रिटेन वाले भारत को वस्त्र बेच रहे थे और भारतीय उनको खरीदने के लिए बाध्य हुए। और भारत जो सूती वस्त्रों का केंद्र था, कपास खूब होता था, अब वह कच्चा माल के रूप में ब्रिटेन जाने लगा। किसानों की दरिद्रता, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसान भी धीरे धीरे दरिद्र हो गए। यद्यपि वे अंदरूनी लड़ाइयों से मुक्त थे, तथापि उनकी आर्थिक हालात खराब हो गई।
अब वे लगातार गरीबी में धंसते गए। बंगाल में ब्रिटिश शासन के प्रारंभ से ही यथासंभव अधिकतम भू राजस्व उगाने की कलाई और वॉरेन हेस्टिंग की नीति के कारण इतना विध्वंस हुआ कि कॉर्नवालिस ने भी शिकायत भरे लहजे में कहा कि 1/3 बंगाल एक जंगल में बदल गया जिसमें केवल वंचर ही रहते हैं। बाद में कोई भी सुधार नहीं हुआ। दोनों स्थायी बंदोबस्त अस्थायी बंदोबस्त वाले जमींदार क्षेत्रों में किसानों की हालत अत्यंत दयनीय है। उन्हें जमींदार की दया पर छोड़ दिया गया, जिन्होंने लगान को असहनीय सीमा तक बढ़ा दिया। उन्हें अबवाब देने तथा बेकार करने को मजबूर किया गया। यानी ब्रिटिश सरकार ने, जो कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लगाया और बंगाल में किसानों को जमींदार के दया पर निर्भर छोड़ दिया। उस जमींदार ने इतना अधिक कर लगाया कि वह अब नॉर्मल सा रह गया और उनसे इतनी बेकार ली गई कि उसकी आर्थिक स्थिति पूरी की पूरी खराब हो गई। उसके पास आपने सिर्फ मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जंगीदार असहनीय बढ़ गया और उन्हें जमींदारों ने किसानों पर तरह तरह के अत्याचार किए। यानी उन्हें मारा गया, पीटा गया, उनके बैल छीन लिए गए, उनकी पत्नियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इतनी हालत खराब कर दी उन जमींदारों ने। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी क्षेत्रों में किसानों की हालत भी कोई बेहतर नहीं थी। वहाँ सरकार ने जमींदार के स्थान पर अत्यधिक भू राजस्व निर्धारित किया। शुरू में भू राजस्व उत्पादन का 1/3 से लेकर आधा तक होता था। भारी मात्रा में भू राजस्व निर्धारण 19वीं सदी में के दरिद्रता की वृद्धि तथा कृषि की अवनति के मुख्य कारण में से एक था। यानी धीरे धीरे इन लैंड रेवेन्यू को इतना बढ़ा दिया गया कि वहाँ भी अवनति होने लगी। अनेक समसामयिक लेखकों और अधिकारियों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है। बिशप हेवर ने लिखा है, यानी उस समय बिशप हेवर आए थे और उन्होंने इसके बारे में लिखा। मेरा ख्याल है कि न तो देसी और न ही यूरोपीय कृषक कराधान की वर्तमान दर पर समृद्ध बन सकता है। यानी उन्होंने क्या कहा कि मेरा ख्याल है कि न तो देसी न यूरोपीय कृषक जो वर्तमान कर प्रणाली है उससे वह कृषक समृद्ध बन सकता है। यानी वह इतना लगान देता है कि उसके बाद बचता तो कुछ नहीं है, तो वो समृद्ध कैसे होगा। जमीन की आधी सकल पैदावार सरकार ले लेती है। यानी जमीन की आधी पैदावार तो सरकार ले लेती है। हिंदुस्तान में मैंने शाही अफसरों से यह आम भावना पाई कि देशी राज्यों की प्रजा की तुलना में कंपनी के प्रांतों के किसान कुल मिलाकर बदतर, गरीब और पस्ता हिम्मत हैं। और यहाँ मद्रास में जहाँ जमीन आमतौर पर कम उपजाऊ है, विषमता और अस्पष्ट है। तथ्य यह है कि कोई भी देशी राजा हमारे जितना लगान नहीं मांगता। यानी यह बात तो तय कर दी बिशप हेवर ने कहा कि जितना लगान ब्रिटिश सरकार उनसे ले रही है इतना लगान तो वहाँ के स्थानीय राजा भी नहीं लेते, और इसलिए किसानों की स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो गई। यानी हमारे द्वारा जो लगान लिया जा रहा है वो वाकई में ही बहुत ज़्यादा लगान लिया जा रहा है, अतः यह गलत है। यद्यपि भू राजस्व की रकम प्रति वर्ष बढ़ती गई। यानी इतना लगान लेने के बाद भी प्रति वर्ष यह लगान की जो रकम है वो बढ़ती गई। 1857-58 में 53.3 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 1936-37 में 35 करोड़ रुपए हो गए। यानी डबल से भी ज़्यादा कुछ ही वर्षों हो गई। तथापि कीमतों और उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ कुल उत्पादन के अनुपात के रूप में खास तौर से 20वीं सदी में भू राजस्व की वृद्धियाँ घटने की थी। भू राजस्व में कोई समानुपातिक वृद्धि नहीं की गई, क्योंकि अतिशय राजस्व वसूल करने के विनाशकारी परिणाम स्पष्ट हो गए। मगर अब कृषि पर जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ गया था कि बाद के वर्षों में किसानों को अपेक्षाकृत कम भू राजस्व भी कंपनी के प्रारंभिक वर्षों के भू राजस्व के समान ही भारी सिद्ध हुआ। यानी अब कम भू राजस्व किया उन्होंने, फिर भी वह इतना ही भारी था जो कंपनी के आरंभिक वर्षों में था। बहरहाल 20वीं सदी में कृषि अर्थव्यवस्था नष्ट हो चुकी थी तथा भू स्वामित्व सूदखोरों सौदागरों का सुदूर गांवों तक प्रवेश हो चुका था। उच्च भू राजस्व निर्धारण भी विनाशकारी साबित हुआ। यानी लैंड रेवेन्यू का अधिक था और जो सूदखोर थे, सौदागर थे और भूस्वामी थे वो किसानों तक पहुंच चुके थे, अतः उनका विनाश हुआ और वह उसके बदले किसानों को कोई भी आर्थिक प्रतिफल नहीं मिला। कृषि सुधार पर सरकार ने बहुत कम खर्च किया। उसने अपनी लगभग सारी आय ब्रिटिश भारत के प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरा करने, इंग्लैंड को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नजराना भेजने,
ब्रिटिश व्यापारी उद्योगों के हित साधने में लगा दिए। यानी उन्होंने सिर्फ अपने मतलब के लिए ही खर्चा किया। ब्रिटिश सरकार ने लैंड रेवेन्यू वसूल कर कृषि की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने से किसानों की अपेक्षा सौदागरों और महाजनों को फायदा पहुंचा। यानी कानून का शासन स्थापित किया, पर वो किसके लिए किया गया? किसानों और महाजनों के लिए किया गया। उनको ही फायदा पहुंचा, क्योंकि वो घूस देकर फैसले अपने हक में करवाने लगे और किसानों पर शोषण बढ़ता गया। यानी जो न्याय था वो पैसे के बल पर ही किया जाता था। भारतीयों को न्याय की आस दूर की कोडी थी, पास में उसको न्याय की व्यवस्था नहीं थी। और ब्रिटिश प्रशासन ने भी उन्हीं का साथ दिया जो उनके द्वारा बनाए गए नुमाइंदे थे या उनके द्वारा बनाई गई कानून व्यवस्था, जो उन्हें पैसे देकर बेच देते थे और इच्छा हो वैसा काम कर देते थे। अत्यधिक भू राजस्व की रकम के नुकसानदेह परिणामों को उसको वसूल करने की कठोर तरीके ने भी और भयंकर बना दिया। भू राजस्व निर्धारित तारीखों पर तत्परता के साथ भुगतान करना पड़ता था। यानी ब्रिटिश सरकार तारीख के अनुसार भू राजस्व इकट्ठा करती थी और तारीख पर जल्दी से जल्दी इकट्ठा हो, वरना उस पर भी फाइन लगता था, जुर्माना लगता था। भू राजस्व निर्धारित तारीखों पर तत्परता के साथ भुगतान करना पड़ता था, भले ही पैदावार सामान्य से कम रही हो। यानी पैदावार कम रही हो उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तो बस तत्परता से लगान चाहिए तारीख बाई तारीख। खराब फसल वाले वर्षों में किसानों के लिए भू राजस्व की अदायगी बड़ी कठिन थी। भले ही वह अच्छी फसल के सालों में भू राजस्व आसानी से दे दिए पाए हों। जबकि किसान भू राजस्व अदा करने में असफल रहे, तब सरकार ने राजस्व की बकाया रकम वसूलने के लिए उसकी जमीन नीलाम कर दिया। यानी किसी किसान ने अगर लगान वसूल के से आनाकानी की लगान नहीं चुकाया हो तो ब्रिटिश सरकार ने उसकी जमीन को नीलाम कर दिया। मगर अधिकतर स्थितियों में किसान ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर भू राजस्व अदा किया। नीलामी की स्थिति में उसे अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। यानी नीलाम अगर हो गई तो उसकी जमीन से उसको हाथ धोना पड़ेगा। बहुधा राजस्व भुगतान करने में असमर्थता के कारण किसानों को महाजनों से ब्याज की ऊंची दरों पर कर्ज लेना पड़ता था। जमीन से सदा के लिए हाथ धोने के बदले किसान अपनी जमीन किसी महाजन अथवा पड़ोसी धनी किसान के पास गिरवी रखना ही बेहतर समझते। जब भी उनका खर्चा उनकी आय से नहीं चल पाता तो उन्हें महाजन के पास ही जाना पड़ता था। मगर एक बार कर्ज में फंसने के बाद उससे निकल पाना बहुत मुश्किल था। महाजन ऊंची दरों पर ब्याज लेता था और गलत हिसाब किताब, जाली हस्ताक्षर और कर्जदारों को कर्ज की वास्तविक रकम से अधिक दस्तखत करने जैसी धूर्ततापूर्ण कार्रवाइयों द्वारा किसानों को जब तक कर्ज में फंसाता रहता जब तक वह अपनी जमीन से हाथ न धो बैठे। यानी जो जमींदार था, साहूकार था, वो भी ब्याज की दरें इतनी लेता था, जाली हस्ताक्षर करवा देता, अन्यत्र हस्ताक्षर करवा देता और जब तक उसकी जमीन को न हथिया ले जब तक उसको कर्ज की राशि वसूल नहीं कर लेता। यानी उसकी कर्ज की राशि वसूल करते करते अमुक जो जमीन थी उस पर पूरा का पूरा कब्जा कर लेता था। ये धोखेबाज सूदखोर। महाजन को कोई नई कानून प्रणाली तथा नई कानून राजस्व नीति से बहुत मदद मिली। अंग्रेजों यानी नई जो व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था थी, उससे भी महाजनों को फायदा हो, क्योंकि वह महाजन सरकार को घूस दे देता तो घूस लेने के बाद सरकार भी उसका समर्थन करती। महाजन को तो फायदे होता, वह सूदखोर फायदे में रहता और किसानों का शोषण होता। उसकी जो कर्ज की रकम थी उससे ज़्यादा अंकित कर देते, क्योंकि लोग उस समय इतनी शिक्षित नहीं थे। अंग्रेज राज के पहले महाजन ग्राम समुदाय के अधीन होता था। वह ऐसा आचरण नहीं करता था जिसे गांव के बाकी लोग बिल्कुल ही पसंद न करें। उदाहरण के लिए, जब वह अधिक दरों पर ब्याज नहीं ले सकता था, वस्तुतः ब्याज की दरों का निर्धारण चलन तथा जनमत द्वारा ही होता था। इसके अलावा वह कर्जदार की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। अधिक से अधिक वह कर्जदार को व्यक्तिगत चल संपत्ति जैसे गहने या खेतों में खड़ी फसलों का कुछ हिस्सा ले सकता था। पहले वह नगद ले सकता था, रकम ले सकता था, कोई वस्तु ले सकता था, फसल में से फसल उग गई तो उस फसल ले सकता था, यानी उसकी जमीन नहीं ले सकता था पहले। किंतु अंग्रेजों ने सारी व्यवस्थाएं उल्टी कर दी। जमीन को हस्तांतरण योग्य बनाकर ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने महाजन या धनी किसान की जमीन हथियाने में समर्थ बना दिया। यानी अब भूमि को बेचने की बात स्टार्ट हो गई, अतः उन्होंने धनी किसानों और जमींदारों को और अधिक अधिकार दे दिए। यहाँ तक कि अंग्रेजों द्वारा अपनी कानून प्रणाली और पुलिस के फलस्वरूप स्थापित शांति और सुरक्षा के फायदे इन महाजनों के हाथों में कानून ने अपार शक्ति दे दी थी। अपने पैसे की ताकत का इस्तेमाल कर मुकदमे की खर्चीली प्रक्रिया को अपने पक्ष में
अपने हित में साधने के लिए कर लिया। यानी वही बात थी, वह पैसे देकर न्यायिक प्रक्रिया को अपने हक में मोड़ लेता था, क्योंकि वह खर्चीली थी और वह खर्चा कर देता था। इसके अतिरिक्त साक्षर और चालाक महाजन ने अपनी आसानी से किसानों की अज्ञानता और निरक्षरता का पूरा फायदा उठाया और कानून की जटिल प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ कर अनुकूल न्यायिक निर्णय प्राप्त करने के लिए किया। धीरे धीरे रेतवारी और महलवारी क्षेत्र में किसान कर्जे में डूबते चले गए और अधिक जमीन महाजनों, सौदागारों, धनी किसानों तथा अन्य लोगों के हाथ में चली गई। यही प्रक्रिया जमींदारी क्षेत्र में भी, जहां किसान अपने दस्तकारी अधिकार खो बैठे, उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया, महाजन के बटाईदार बन गए। यानी अब महाजन के यहाँ खेती करने वाले किसान हो गए, दास हो गए भूमि के, जो मालिक थे उस भूमि के, अब वह उस धनी किसान, जमींदार या धनी व्यक्ति के बटाईदार हो गए। उनके इच्छा के अनुसार वह कार्य करते, इच्छा के अनुसार वह रकम देता था और उन्हें कार्य दिन भर करना पड़ता था और मेहनत की रकम नाम मात्र की दे दी जाती थी। अतः ये इनके इन प्रकार जमींदारों ने, सूदखोरों ने, धनी किसानों ने इन किसानों का शोषण किया। एक बार कर्ज में अगर व्यक्ति ले लिया किसी ने, तो वह पूरे उसका बेटा कर्ज में ही जन्म लेता और कर्ज को चुकाते चुकाते मर जाता। तब तक वह कर्ज नहीं पूरा होता जब तक कि उसकी जमीन उस महाजन के हाथ में ना जाए। इस प्रकार की ये सूदखोरी की बातें थी। कानून भी, पुलिस भी सब उसी के गुलाम थे, क्योंकि वह पैसे देकर इनका निर्णय परिवर्तित करवाया देता। शायद ही कोई बचत होती। जब भी फसल खराब हो जाती तब उसे महाजन का आश्रय लेना पड़ता। उसे महाजन का सहारा केवल भू राजस्व अदा करने बल्कि अपने तथा अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था करने के लिए भी करना पड़ता था। 19वीं सदी के अंत तक महाजन ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य अभिशाप तथा ग्रामीण जनता की बढ़ती हुई दरिद्रता का महत्वपूर्ण कारण बन गए। यानी ये जो अभिशाप, महाजन को अभिशाप कहा और ये गांवों वालों की गरीबी का कारण बन गया, ग्रामीण जनता बन गया। कुल ग्रामीण ऋण 3 अरब आंका गया। यानी ग्रामीणों पर जो ऋण था उस समय वो 3 अरब आंका गया, जो एक विचारणीय प्रश्न है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। 1937 तक यह 18 अरब तक पहुंच गया। यानी 1937 तक यह 18 अरब तक पहुंच गया कर्जा। यह पूरी प्रक्रिया एक दुष्चक्र बन गई। कराधान तथा बढ़ती हुई गरीबी के बोझ ने किसानों को कर्ज में फंसा दिया। किसान बहुधा यह नहीं समझ सके कि महाजन साम्राज्यवादी शोषण तंत्र का एक आवश्यक दाता है जिससे वह वार कर रहे हैं ब्रिटिश अधिकारी। उन्होंने अपना गुस्सा उसी पर उतारा क्योंकि उन्हें अपनी दरिद्रता का कारण वही दिखा। यानी अंग्रेजों ने उसके द्वारा शोषण करवाया और गांव वालों को, किसानों को क्या लगा कि जो महाजन है इसकी वजह से हम गरीब हुए। और गांव वालों ने जब विद्रोह किया तो सबसे पहले महाजन को पीटा गया, मारा गया, उतारा, क्योंकि उन्हें अपनी दरिद्रता का स्पष्ट कारण लगा। उदाहरण के लिए 1857 के विद्रोह के दौरान भी किसानों ने विद्रोह किया। वहां अनेक हमलों का पहला निशाना महाजन था। किसान ने विद्रोह किया और उसकी बहियों को जला दिया। यानी महाजन पर सबसे पहले हमला किया गया और उसकी जो बहियां थी उसको जला दिया, क्योंकि वह उसे अपनी दरिद्रता का कारण मानते थे। किसानों की ये कार्रवाइयां आम बात हो गई। कृषि में बढ़ते हुए वाणिज्यकरण ने भी महाजनों, सह सौदागरों को किसानों का शोषण करने में मदद की। गरीब किसानों को फसल तैयार होते ही जो भी कीमत उसे मिले वह अपनी पैदावार बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाता, क्योंकि उसे सरकार, जमींदार तथा महाजन की मांगों को समय समय पर पूरा करना पड़ता था। इस कारण अनाज के व्यापारी की दया पर निर्भर हो जाता। व्यापारी अपनी शर्तों पर अनाज खरीदता, व्यापारी बाजार की कीमत से कम पर अनाज खरीद लेता था। इस प्रकार कृषि की पैदावार के बढ़ते हुए व्यापार का अधिक लाभ व्यापारी को मिला, जो बहुधा गांव के महाजन भी होता था। जमीन हाथ से निकलना तथा औद्योगिकरण और आधुनिक उद्योग के अभाव के कारण जमीन पर बोझ बढ़ता गया। बोझ बढ़ा, भूमिहीन किसान और तबाह हो गए। दस्तकारों तथा हस्तशिल्पियों को काफ़ी ऊंची लगान पर महाजन तथा जमींदारों की रैयत या कम से कम मजदूरी पर खेतिहर मजदूर बनने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रकार किसान वर्ग को सरकार, जमींदार, भूस्वामी, महाजन के तिहरे बोझ से कुचल दिया गया। इन तीनों द्वारा अपने हिस्सा ले लेने के बाद इतना ही बचता था कि खेतिहर तथा उसके परिवार को निर्वाह हो सके। यानी इतना ही बचता था कि वह अपने परिवार का निर्वाह कर सके, कोई अच्छी काम नहीं कर सके, शादी ब्याह नहीं कर सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता था। इस प्रकार 1950 में भू लगान का महाजन का ब्याज 14 अरब रुपए था। यानी उस साल की कुल कृषि उत्पादन का लगभग 1/3। परिणाम स्वरूप किसान वर्ग की गरीबी बढ़ती गई, साथ ही अकालों की
बर्बरता तथा भयानकता ने भी इसको बढ़ा दिया तथा जब भी सूखे या बाढ़ की स्थिति बनी, फसलें खराब हो गई तथा अभाव की स्थिति में लाखों की संख्या में लोग मारे गए। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसानों ने आंदोलन किए। क्यों आंदोलन किए? क्योंकि जमींदार, महाजन, ब्रिटिश सरकार, सूदखोर सब किसानों के ऊपर टूट पड़े और उनकी जमीन को हथियाने के बस देखने लगे। और जब जब किसान विद्रोह हुए तो किसानों ने इन्हीं महाजनों की बहियों को और इन महाजनों को मारा, क्योंकि अपनी दरिद्रता का कारण इन्हें ही वह समझते थे। दूसरी बात, ब्रिटिश शासन की जो नीतियां थी वह सामने किसी और को रखती थी और पीठ पीछे उसके अपना कार्य साध लेती थी। न्यायिक व्यवस्था उन्हीं के अनुकूल बनाई गई थी जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों का शोषण कर सके। किसानों की जो कमर थी वो पूरी की पूरी तोड़ दी। एक तरह से दस्तकार, हस्तशिल्पी और किसान दयनीय स्थिति में आ गए और इस स्थिति में आ गए कि वह इन सूदखोरों के, ज़मींदारों के यहाँ पर नौकरी करने लगे। और नौकरी करने पर इन्हें जो पैसा दिया जाता था वो इतना दिया जाता था कि ये 2 टाइम की या 1 टाइम का खाना खा सके। उन्हें पहनने के लिए कोई अच्छे वस्त्र नहीं खरीद सकते थे, न ही कोई अपना त्यौहार कार्यक्रम कर सकते थे। यानी इनका इतना शोषण हुआ कि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सूखा और अकाल पड़ने से अभाव की स्थिति आ गई और लाखों की संख्या में लोग मारे गए, जो एक बहुत बड़ी विडंबना वाली बात थी। अब इसके आगे हम अध्ययन अगली वाली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।